हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 27th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू करेंगे ऑन सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को और YouTube को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और YouTube को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि YouTube जैसा प्लेटफॉर्म अगर नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता किसी के लिए भी कि इतनी इजीली कोई यूपी में रहते हुए हजारों किलोमीटर दूर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पढ़ा पाए। सो थैंक यू यूट्यूब। और आप लोग जब बताते हैं ना कि आप लोग जम्मू कश्मीर के हैं, उत्तराखंड के हैं, राजस्थान के हैं, देहरादून, पंजाब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और अभी रिसेंटली मुझे कल एक स्टूडेंट ने बताया कि वो त्रिपुरा का है। तो सच मानिए, मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलेगा और जो मुझसे हजारों किलोमीटर दूर हैं। सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। बट आई एंजॉय, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना। बट कभी कभार मैं आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज उसे माइंड मत करिएगा क्योंकि आजकल थोड़ा सा हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो मुझे रिप्लाई करने का समय थोड़ा सा कम मिल पाता है। सो प्लीज माइंड मत करिएगा। ओके, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत बात कर ली है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, रेशियो एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। तो क्वेश्चन है कि रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। न्यूमेरिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं किसका, फाइनेंशियल वैल्यूज का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो फाइनेंशियल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो हम लोग रेशियो एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा, बट अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो मैं बता देती हूँ कि रेशियो एनालिसिस पे मैं ऑलरेडी मतलब वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत डिटेल में मैंने इसको कवर किया है। तो वहां पर मैंने बताया था कि रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस है जिससे हम जो भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं रेशियो एनालिसिस से। ठीक है, और उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस, तो बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा। तो रेशियो एनालिसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम न्यूमेरिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज, जो फाइनेंशियल वैल्यूज हैं उनके बीच में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं उनके बीच में, या जो फाइनेंशियल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उनके बीच में। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी रेशियो एनालिसिस पे है। रेशियो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन डैश मेजर। रेशियो एनालिसिस किस पे बेस्ड है, इट्स अ रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर, बोथ और नन। तो जो रेशियो एनालिसिस है ना, इट्स अ रिलेटिव मेजर। रेशियो एनालिसिस में इट्स अ रिलेटिव मेजर, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर। ये एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, ये रिलेटिव मेजर है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो एनालिसिस में we try to find out the relationship between different financial values। जो different financial values हैं, different financial items हैं, पीएल अकाउंट के, बैलेंस शीट के, उनके बीच में हम रिलेटिव मेजर, यानी एक आइटम का क्या मतलब कैसे एक आइटम दूसरे आइटम के रिस्पेक्ट में, रिलेशन में कैसे वेरी करता है, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिव मेजर। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप्ड एज। यानी वो पर्सन जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो, तो उसको किस कैटेगरी में ग्रुप करेंगे। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सबसे पहला वीडियो बनाया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे पहला वीडियो जिसमें मैंने एकदम बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जरूरत क्या है, नीड क्या है, लिमिटेशन क्या है, और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किन लोगों के लिए यूजफुल है,
ठीक है, वहां पर मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि किन पार्टीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल है। तो सबसे पहले तो ओनर या जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, उनके लिए यूजफुल है, क्योंकि वो लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है तो वो जानना चाहेंगे कि अब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ओनर्स इंटरेस्टेड होते हैं। क्रेडिटर जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, ठीक है, जो क्रेडिट पे उन्होंने कोई सामान बेचा है, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या फर्म पोजीशन में है, ऐसी पोजीशन में है कि फर्म उनका पैसा वापस कर सके। ठीक है, तो क्रेडिटर्स ये भी इंटरेस्टेड होते हैं। तीसरा है फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, तो ये भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन्हें भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपनी की है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये तीनों ही पार्टीज इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, या इंटरेस्ट एंड टैक्स बोथ, या इंटरेस्ट और टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता देती हूँ, फिर आप ये क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, खुद ही आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द कंपनीज टोटल अर्निंग। ठीक है, कंपनी की वो टोटल अर्निंग जो अर्निंग आती है फ्रॉम द कोर बिजनेस ऑपरेशन, कंपनी के कोर बिजनेस से जो अर्निंग होती है, कंपनी के जो मेन बिजनेस से जो अर्निंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन इसमें खास बात है कि इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, डिडक्ट कर दिया जाता है इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? इट्स अ अर्निंग फ्रॉम द कोर बिजनेस एक्सक्लूडिंग द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स को काट करके जो अर्निंग आती है ऑर्गेनाइजेशन की मेन बिजनेस से, कोर बिजनेस से, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसको ऑपरेटिंग इनकम भी कहा जाता है, या फिर इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है। ठीक, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसे ऑपरेटिंग इनकम भी कहा जाता है, या फिर इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है। तो ये इसके दूसरे दो और नाम है। तो अब मेरे ख्याल से आप खुद आंसर कर सकते हैं, बताइए कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? इट्स अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज एन एग्जांपल ऑफ, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये किसका एग्जांपल है? इट्स अ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या नन ऑफ द अबव। ठीक, तो ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, ये जब मैंने पढ़ाया था रेशियो एनालिसिस, तब मैंने बताया था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसमें हम डेब्ट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, तो इट्स अ सॉल्वेंसी रेशियो। वहां मैंने बताया था इट्स अ सॉल्वेंसी रेशियो। हमने रेशियो को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, याद है ना? कौन कौन सी 4 कैटेगरी थी? रिवाइज करिए, ये वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोच करके बताइए कि कौन कौन से 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो हमने जो डेब्ट और इक्विटी रेशियो है, हमने वहां पढ़ा था कि डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो क्या है? दिस इज द सॉल्वेंसी रेशियो। डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो है, तो यानी यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? फर्स्ट और सेकंड में से, ए और बी में से कुछ आंसर हो सकता है। बट ये शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा? तो एक बात बता रही हूँ, ये जो डेब्ट है, डेब्ट मतलब डिवेंचर्स जो है, ठीक है, कंपनी ने अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग ली है, या जो डिबेंचर है उन्हें हम डेब्ट कहते हैं। इक्विटी मतलब शेयर्स, तो शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं ना। तो यहाँ पे डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो नहीं होगा, डेब्ट एंड इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, क्योंकि डेब्ट भी लॉन्ग टर्म है, इक्विटी भी लॉन्ग टर्म है, इसलिए इट्स अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इंक्लूड्स, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तब मैं आपको बता देती हूँ, पुराने बच्चे तो जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी मैं सेपरेट अलग वीडियो बना चुकी हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कैश मतलब क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? वो होता है कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक।
ठीक है, तो दैट इज कैश। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केवल कैश ऑन हैंड नहीं होगा, केवल डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा, इट इज बोथ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे और लगा हुआ है, तो दोनों में से कोई और भी नहीं होगा, दिस इज एंड, मतलब दोनों होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो एक बार जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है, और इन वीडियोस का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो नीचे बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मेरे इस 30 मिनट के लेक्चर से आप कुछ नया सीखें, आपको कुछ नॉलेज गेन हो, आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। वे इज माई पेन? हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड received and paid depend upon the nature of enterprise. For this purpose the enterprise are classified as। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट या जो डिविडेंड है रिसीव हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट डिविडेंड पे करता है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो, तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, वो एंटरप्राइज किस टाइप की है। ठीक है, तो इस पर्पज से हमने एंटरप्राइज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है? वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज ऑपरेटिंग एंटरप्राइज है, कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज अदर एंटरप्राइज है, कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल है, कि ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? वैसे ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि जो कैश फ्लो होता है, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो तीन टाइप की एक्टिविटी के कारण होता है। कौन कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन कौन सी थी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो तीन टाइप की एक्टिविटी के कारण ऑर्गेनाइजेशन में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। ठीक है, और वो एक्टिविटी किस कैटेगरी में फॉल करेगी? जैसे यहाँ पे भी एक्टिविटी क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है। ठीक है, तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन सी दो कैटेगरी थी? दो कैटेगरी थी, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, या कह लीजिए फाइनेंशियल एंटरप्राइज एंड अदर एंटरप्राइज। तो दो कैटेगरी में सारे ही ऑर्गेनाइजेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज और अदर एंटरप्राइज एंड अदर एंटरप्राइज। ठीक है, और कोई भी ट्रांजैक्शन इन तीनों एक्टिविटी में से किस एक्टिविटी में फॉल करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन है, अदर एंटरप्राइज है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया है आपके क्वेश्चन का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बताइए, आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डैश फॉर इनकम स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये नॉट अ सब्स्टिट्यूट या अ सब्स्टिट्यूट या डिपेंड अपॉन द सिचुएशन या नन ऑफ द अबव। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, क्या वो सब्स्टिट्यूट है कि नहीं सब्स्टिट्यूट है, कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है? फॉर इनकम स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज द क्वेश्चन। तो बता देती हूँ, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको इनकम स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग पर्पस है, इनकम स्टेटमेंट का अलग पर्पस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का अलग पर्पस है। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट
और फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन दोनों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इन तीनों ही स्टेटमेंट के जो पर्पस हैं दैट इज डिफरेंट, इनकी जरूरतें पर्पस डिफरेंट है, तो इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द चेंज इन डैश बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट। ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये शो करता है, रिवील करता है, यानी शो करता है चेंज इन व्हाट, किस में चेंज शो करता है बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट। तो यहाँ पे ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल, इंटरनल कैपिटल, शेयर कैपिटल या बोथ ए एंड सी। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बता देती हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर लेंगे। ठीक, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है विच शोज द चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें क्या चेंज है ये शो करता है, और ये प्रिपेयर किया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये जो वर्किंग कैपिटल है इसके क्या क्या सोर्सेज थे, वर्किंग कैपिटल कहाँ कहाँ यूज किया गया बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट। ठीक है, दो बैलेंस शीट डेट के बीच में वर्किंग कैपिटल के क्या क्या यूजेस थे, क्या क्या सोर्सेज थे, ये सब फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो किया जाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल तो पता है ना क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, दिस इज वर्किंग कैपिटल। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं या कह लीजिए शो करते हैं सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज एंड वर्किंग कैपिटल के यूजेस। तो हमें पता चल जाता है कि नेट में देयर इज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट। राइट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ फर्म फॉलोइंग एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी वुड। एक फर्म है जो एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी यूज करती है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी एग्रेसिव यूज करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? चार ऑप्शन दिए हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कैपिटल की जो स्ट्रेटेजी यूज करती है वो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अगर यूज करती है, तब वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट वुड होल्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट, या मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, या फाइनेंस फाइनेंस फ्लक्चुएटिंग एसेट विद लॉन्ग टर्म फाइनेंस, या मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ फंड इन वेरी लिक्विड एसेट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। आपको बताना है कि अगर कोई कंपनी एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी या पॉलिसी यूज करता है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल की स्ट्रेटजी के बारे में बता देती हूँ। वर्किंग कैपिटल जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की जो स्ट्रेटजी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन टाइप की स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है। स्ट्रेटजी कहिए चाहे पॉलिसी कहिए, वर्किंग कैपिटल की जो पॉलिसी होती है वो तीन टाइप की होती है। पहली क्या है? कंजर्वेटिव पॉलिसी, मैं एकदम इनिशियल लिख रही हूँ। पहली क्या है? कंजर्वेटिव पॉलिसी। दूसरी क्या है? एग्रेसिव पॉलिसी, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। एंड तीसरी क्या है? एवरेज पॉलिसी। ठीक है, तो ये तीन टाइप की पॉलिसी है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है। कौन कौन सी है? पहला है कंजर्वेटिव पॉलिसी, दूसरा एग्रेसिव पॉलिसी, और फिर दोनों के बीच की एक पॉलिसी होती है दैट इज एवरेज पॉलिसी। तो ये तीन पॉलिसी में से कोई भी पॉलिसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है। मैं इन तीनों ही पॉलिसीज के बारे में बता देती हूँ तो आप खुद ही आंसर कर लेंगे। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी, पुरानी, जिसमें रिस्क कम हो। कंजर्वेटिव पॉलिसी जिसमें रिस्क बहुत ही कम हो, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो, तो रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो दैट इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करंट एसेट में, कंजर्वेटिव में क्या होता है? कंजर्वेटिव में ऑर्गेनाइजेशन करंट एसेट में बहुत हाई इन्वेस्टमेंट करती है, यानी लिक्विड पैसा बहुत ज्यादा रखती है ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिव पॉलिसी में। ठीक है, और एग्रेसिव पॉलिसी मतलब होता है, एग्रेसिव पॉलिसी मतलब जहां पे रिस्क लेने की कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा हो, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन रिस्क ज्यादा लेती है, दैट इज एग्रेसिव पॉलिसी। और एग्रेसिव पॉलिसी में ऑर्गेनाइजेशन करंट एसेट में ज्यादा करंट एसेट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट रखती है, यानी लिक्विड पैसा, ठीक है, कैश के फॉर्म में पैसा बहुत कम होल्ड करती है, दैट इज एग्रेसिव पॉलिसी। ठीक है, और एवरेज पॉलिसी क्या है? इन दोनों के बीच की जो पॉलिसी होती है दैट इज एवरेज पॉलिसी।
ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे बोला गया है कि एग्रेसिव पॉलिसी, अगर ऑर्गेनाइजेशन एग्रेसिव पॉलिसी यूज कर रही है तब बताइए, इन चारों ऑप्शन को रीड करिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एग्रेसिव पॉलिसी यूज कर रही है तब ऑर्गेनाइजेशन मिनिमाइजेज द अमाउंट ऑफ फंड इन वेरी लिक्विड एसेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन लिक्विड एसेट में पैसा बहुत कम रखेगी, मिनिमाइज करेगी अमाउंट ऑफ फंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क लेने की कैपेसिटी है। जबकि कंजर्वेटिव होता है तो करंट एसेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करती है फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करती है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास अगेन 3 अप्रोचेस होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है कंजर्वेटिव अप्रोच के बारे में, पर मैं आपको तीनों अप्रोच बता रही हूँ। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग जो टॉपिक है वहां आपने पढ़ा होगा कि 3 अप्रोचेस होते हैं। पहला है मैचिंग अप्रोच, फिर से मैं इनिशियल लिख रही हूँ। पहला है मैचिंग अप्रोच या जिसको हेजिंग अप्रोच भी कहते हैं। पहला अप्रोच क्या है, मैचिंग अप्रोच या जिसको हेजिंग अप्रोच भी कहते हैं। दूसरा क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच, जो क्वेश्चन में बात हो रही है जिसकी। तीसरा है एग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। तो 3 अप्रोचेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सामने जब ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करती है, ठीक है, फाइनेंस करने के बारे में सोचती है, तो उसके सामने 3 पॉलिसीज 3 अप्रोचेस होते हैं। पहला मैचिंग अप्रोच, दूसरा कंजर्वेटिव, तीसरा एग्रेसिव अप्रोच। तो मैचिंग अप्रोच नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैच कराया जाता है। मैचिंग अप्रोच में जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, इसको यूज किया जाता है टू फाइनेंस द फिक्स एसेट, यानी फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। फिक्स एसेट मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म, ठीक है। और शॉर्ट टर्म जो करंट एसेट्स हैं, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म करंट एसेट है उनको फाइनेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज किया जाता है। तो फिक्स एसेट के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेस, करंट एसेट के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेस, तो यहाँ पे मैच कराया जाता है मैचिंग अप्रोच में, ठीक है। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होता है, कंजर्वेटिव अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा डिपेंड करती है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पे ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। चाहे फिक्स एसेट को फाइनेंस करना हो, चाहे करंट एसेट को फाइनेंस करना हो, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी प्रेफर करती है क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है, ठीक है। जो रिस्क है ना दैट इज लो, वो रिस्क कम होता है, ठीक है। अगला क्या है, एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ज्यादा यूज करती है। चाहे फिक्स एसेट को फाइनेंस करना हो, चाहे करंट एसेट को फाइनेंस करना हो, ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ज्यादा यूज करती है। और यहाँ पर फिर क्या होता है, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है एग्रेसिव अप्रोच में, ठीक है। तो अब मैंने तीनों के बारे में बता दिया है, मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शन पढ़िए, मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। पहला ऑप्शन है फाइनेंसिंग, कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होता है, फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म नीड विद शॉर्ट टर्म फंड। अगला है फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म नीड विद लॉन्ग टर्म फंड। अगला है फाइनेंसिंग सीजनल नीड विद शॉर्ट टर्म फंड। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग सम लॉन्ग टर्म नीड विद शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिव अप्रोच में लॉन्ग टर्म, चाहे शॉर्ट टर्म नीड हो चाहे लॉन्ग टर्म नीड हो, इसको किससे फाइनेंस किया जाता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टू फाइनेंशियल एनालिस्ट नेट वर्किंग कैपिटल मींस द सेम थिंग एज टोटल एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैंने अभी बताया था कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दिस इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉमल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो जब आपने कैश मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो वहां पे ये मॉडल पढ़ा होगा, बॉमल मॉडल। बॉमल साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक मॉडल दिया था टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन में सही कैश बैलेंस क्या मेंटेन करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए जो बॉमल थे उन्होंने एक मॉडल दिया था दैट इज कॉल्ड बॉमल मॉडल,
ठीक है। और ये जो बॉबल मॉडल है ये एकदम सेम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने ईओक्यू पढ़ा था ना, इस पे मेरी वीडियो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने ईओक्यू पढ़ा था, एकदम सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये बॉमल मॉडल। और बॉमल मॉडल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ठीक, तो बॉमल मॉडल में बताया गया था कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए कि जो सम ऑफ टू कॉस्ट है, इसमें अभी मैं आपको दो कॉस्ट बताऊंगी कि इन दो कॉस्ट का जो सम है, जो टोटल कॉस्ट है, दैट शुड बी मिनिमम। ऑप्टिमम कैश बैलेंस बॉमल मॉडल में बोला गया कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस मतलब वो लेवल ऑफ कैश एट विच द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। ठीक है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो कैश बैलेंस होता है जिसपे टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। और टोटल कॉस्ट किन दो टाइप की कॉस्ट का सम होता है? टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, ठीक है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, कैश को होल्ड करने का जो कॉस्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटी इनटू कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट और ये कॉस्ट का जो सम है, यानी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जिस लेवल पे मिनिमम होती है ना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ये जो टोटल कॉस्ट है जिस लेवल पे मिनिमम होती है उस लेवल को कहा जाता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ठीक है, यही बताया गया था बॉमल मॉडल में। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं, बॉमल मॉडल में क्या बोला गया था? मिनिमाइज द होल्डिंग कॉस्ट, मिनिमाइज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, मिनिमाइज द कैश बैलेंस। तो केवल होल्डिंग कॉस्ट नहीं, केवल ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं, यहाँ पे कहा गया था कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो लेवल है जिसपे टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर बाय मिलर और मॉडल। इसमें से क्या चीज नहीं कंसीडर की जाती है मिलर और मॉडल में? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये जो कैश मैनेजमेंट जो टॉपिक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं दो मॉडल, यहाँ पे दो मॉडल के बारे में बात की गई है। एक तो है बॉमल मॉडल जिस पे लास्ट क्वेश्चन था, और दूसरा है ये वाला मिलर और मॉडल। ये जो कैश मैनेजमेंट है इसमें दो मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया है। एक है बॉमल मॉडल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और दूसरा है मिलर और मॉडल। एक्चुअली क्या था कि बॉमल मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी। बॉमल मॉडल में ये कंसीडर किया जाता था कि कैश फ्लो जो है ना, दैट इज यूनिफॉर्म, जो कैश फ्लो है वो यूनिफॉर्म है, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होता है, इट फ्लक्चुएट्स, वो फ्लक्चुएट करता है। क्या आपको पहले से पता है कि कितना कैश इनफ्लो होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कितना आउटफ्लो होगा? तो इट फ्लक्चुएट करता है, ये यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो बॉमल मॉडल में ये कंसीडर किया गया था कि ये यूनिफॉर्म है, तो वो एक लिमिटेशन थी। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आया था अगला मॉडल, दैट इज मिलर और मॉडल। तो जो मिलर और मॉडल है, इसमें वेरिएबिलिटी ऑफ कैश मैनेजमेंट इसे कंसीडर किया गया था। और ये जो मिलर और मॉडल है इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और होल्डिंग कॉस्ट दोनों को कंसीडर किया गया था, लेकिन जो टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश है, ठीक है, साल भर में कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है, इसको कंसीडर नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मिलर और मॉडल में क्या कंसीडर नहीं किया गया है। तो मिलर और मॉडल में टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इसे नहीं कंसीडर किया गया है। इसमें कैश का जो वेरिएशन है इसको कंसीडर किया गया, होल्डिंग कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसको कंसीडर किया गया है। तो यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा हो, ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।